नमस्कार मित्रों, जन स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम लेकर हम फिर हाजिर हैं। नेत्रदान पखवाड़े का विशेष ये मौका है और हमारे जो दृष्टि और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एच.एस. बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं और नेत्रदान पखवाड़े के बहाने बहुत विस्तार के साथ हम लोग इसके तमाम सारे पहलुओं पर बात करेंगे। और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM की फ्रीक्वेंसी पर। डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो नेत्रदान पखवाड़े को किस तरह से, जो हमारा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है और इस बार 37वां पखवाड़ा हम मना रहे हैं, क्या थीम है? थीम तो शायद इसकी नहीं होती है, लेकिन क्या संदेश सरकार ने इस बार देने की कोशिश की है और किस तरह से आप लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सुनीता जी, सबसे पहले मैं नेत्रदान क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, विचार क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे वेदों और उपनिषदों में वर्णित किया गया है, जीवेत शरदम शतम और पश्येत शरदम शतम। तो इसका मतलब ही यही है कि वहां यह कामना की गई है प्रत्येक व्यक्ति के कि वह 100 वर्ष तक जीवे और हमेशा उसकी दृष्टि सुरक्षित रहे सभी सालों तक। तो यह विचार जो है हमारे वेदों और उपनिषदों में आता है और उसी के साथ साथ उस वक्त जो हमारे यहाँ नेत्र का एक विशाल नेत्र विज्ञान भी हुआ करता था, लेकिन बीच में फिर ऐसा संक्रमण काल आया कि जिससे वो विधा आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन फिर से 1905 में एडवर्ड कोनार्ड जो जिर्म हैं, एमडी जो थे, उन्होंने पहला कॉर्निया ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया इंग्लैंड में। तब से ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। तब से ही एक कार्निया जनित दृष्टिहीनता जो लोग हैं, जो इस तरीके के लोग हैं दुनिया में, उनमें एक आशा का संचार हुआ पुनः दृष्टि पाने के लिए। और नेत्रदान जो संबंधी प्रक्रिया है उसका विकास भी तभी से संभव हो पाया। इस प्रक्रिया की सफलता के बाद डॉक्टर जिर्म जो है वो उन्होंने आई बैंक की कल्पना की और यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में ये जो है ये नेत्र बैंक स्थापित किया गया था इनके द्वारा। और इसमें उन्होंने 47,000 दृष्टिविहीन लोगों का उपचार किया गया। तो इसमें कोई ट्रांसप्लांट ही शामिल नहीं था। उसमें उस दृष्टि केंद्र में, उस नेत्र बैंक में बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने दृष्टिविहीन लोगों को रखी हुई, लेकिन कॉर्निया ट्रांसप्लांट का भी विचार उन्होंने ही एक वो किया था। लेकिन भारत में जैसा कि सन 47 में हम लोग आजाद हुए, लेकिन 1945 में ही ब्रिटिश टाइम में ही क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान जो चेन्नई में है, जो पहले मद्रास कहलाता था, वहां स्थापित हुआ। और वो स्थापित जो उन्होंने जिसके डायरेक्शन में हुआ, उनका नाम था डॉक्टर R.E.S. मुथैया। तो उन्होंने तब से भारत में नेत्रदान हेतु चिकित्सा के प्रोफेशनल्स में और सिविल कार्यकर्ताओं में नेत्रदान संबंधी जागरूकताओं का संचार होना प्रारंभ हो, और जिसके द्वारा एक कार्निया ट्रांसप्लांट के माध्यम से मानव दृष्टि को पुनः स्थापित करना एक तरीके से संभव हो चुका। तो देश के चूंकि दक्षिण में यह रोशनी पहले आई एक तरीके से, तो आज भी हमें यह कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि देश के दक्षिण में मदुरई है, चेन्नई है, और जितने भी वहाँ क्षेत्र हैं वहाँ सबसे ज्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट आज होते हैं और बहुत सफल नेत्रदान। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के जो बाहर है श्रीलंका में हर तीसरे व्यक्ति की आंखें दान है। अरे वाह। तो इसलिए भी ये संभव हो पाता है कि वहां श्रीलंका से आंखें इंपोर्ट की जा सकती होंगी। अच्छा। तो चेन्नई में जब प्रोफेसर S.S. बद्रीनाथ वहां के डायरेक्टर थे, अभी वो पद्मश्री रहे हैं भारत सरकार में, और नंबर ऑफ जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट है सबसे ज्यादा अभी तक वहीं होता है। लेकिन जो पहला राष्ट्रीय नेत्र बैंक खुला वो एम्स नई दिल्ली में खुला, और अभी इस वक्त जो है लगभग 500 के लगभग नेत्र बैंक दोनों मिला के गवर्नमेंट में पूरे देश में, पूरे देश में प्राइवेट और सरकारी मिला के लगभग इनकी संख्या है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो है नेत्र कलेक्शन बैंक है, नेत्र बैंक नहीं है जहां पूरा प्रोसेस होता है, वहां नहीं, केवल वो रखे जा सकते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो नेत्र बैंक में, और हमें यह बहुत खुशी है कि ये अब जो है हल्द्वानी में भी गत इसी सप्ताह में जो दृष्टिहीनता निवारण का पखवाड़ा है उसके पहले प्रारंभ में ही यहाँ जो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो चुका है। तो इस बात पहला आई बैंक जो है वो खुला है यहाँ पर। हाँ, एक तरीके से जो फुल फ्लैश गवर्नमेंट सेक्टर में है उसे हम कह सकते हैं ये बैंक स्टार्ट हो गया है।
और एक मतलब एक जो है कार्निया का कार्निया ऑपरेशन का ट्रांसप्लांट भी हो ट्रांसप्लांट चुका है। हो चुका है जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और नेत्रदान पखवाड़े में ही ये हुआ, ये भी एक संयोग की बात है। तो इतिहास आपने इसका बताया। दरअसल कई बार आम आदमी को बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, उनको लगता है कि आंख लगाना मतलब पूरी आंख शायद निकाल के किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट करनी होती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है आंख लगाने का मतलब या नेत्रदान का मतलब, किसे कहते हैं नेत्रदान? मैं चाहती हूँ उसकी प्रोसेस को थोड़ा सा आप समझाएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। चूंकि आंख जो है एक तरीके से हमारे जो है एक सुरक्षित परकोटे में, शरीर के एक सुरक्षित परकोटे में रखी गई है और जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित जगह है। जब हम कोई भी चीज आती है तो आंख बिल्कुल खुद का बचाव कर लेती है। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जानना जरूरी है कि नेत्र के जो विभिन्न अवयव हैं उनमें कॉर्निया यानी स्वच्छ पटल जिसे हिंदी में कहते हैं, वो सामने वाला घड़ी के शीशे की तरह दिखने वाला भाग है। उसका कोई रंग नहीं होता अपने आप में। वो हमारे नीले या काली आंखों के, वो हमारी पुतली के रंग के कारण होता है, दिखाई देता है ऐसा, लेकिन उसका अपना कोई रंग नहीं होता है और उसमें कोई ब्लड सप्लाई भी नहीं होती। अच्छा। तो इसीलिए जो है उसका एक तरीके से हम ट्रांसप्लांट करना भी जो है सफल है। तो जो घड़ी के शीशे की तरह का है यह बहुत कारणों से खराब हो जाता है किसी व्यक्ति का। यानी आपने देखा होगा कि घड़ी के शीशे का सामने वाला यह हिस्सा काफी जो है सफेदी लिए हुए होता है लोगों के। तो ये जो हिस्सा होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि घर के अंदर चीजें तो सब सुरक्षित हैं लेकिन खिड़की का शीशा धुंधला है। तो उसी खिड़की के शीशे को एक तरीके से बदलना वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट है। जैसे स्वच्छ पटल का रिप्लेसमेंट है, यानी स्वस्थ कॉर्निया को लगा दिया जाता है। जो है बीमारी ग्रस्त कॉर्निया है उसको हटा के उसकी जगह पर कॉर्निया लगाया जाता है। इसके लिए निश्चित तौर पर हमें प्राकृतिक कॉर्निया की यानी प्राकृतिक स्वच्छ पटलों की जरूरत है। इसलिए हमें नेत्रदान को प्रोत्साहित सरकार करती है और जागरूकता करेगी। जितने ज्यादा लोगों में जागरूकता होगी उतने हमें स्वच्छ और स्वस्थ कॉर्निया प्राप्त होंगे। अगर सर किसी ने डोनेट किया है लेकिन उसका कॉर्निया साफ नहीं है तो उसे डोनेट नहीं किया जाता क्या? कि न केवल कॉर्निया, इसमें जो पहली शर्त है नेत्रदान के, उसमें पहली शर्त यही है कि दाता का जो कॉर्निया है, स्वच्छ पटल है, वही जो है क्लियर होना चाहिए, यानी बीमार ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसमें वो लोग आते हैं जैसे जिन्हें कॉर्निया जन्य बीमारी होती है, जैसे कॉर्नियल ओपेसिटी एक जगह वो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया हुआ व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। ग्लूकोमा वाला जिसे काला मोतिया है उसे भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। केवल शर्त यही है कि जिसमें कॉर्निया ऑलरेडी जो है अस्वस्थ है और उसमें कोई ऐसी ओपेसिटीज हैं वो नहीं कर सकता, बस यही शर्त है। तो इसलिए जो है हर कोई एक तरीके से कर सकता है, चाहे वो बहुत ज्यादा नंबर का चश्मा पहन रहा हो, नजदीक का चश्मा पहन रहा हो, दूर का चश्मा पहन रहा हो। लेकिन पहली शर्त ये है कि वही आदमी इसके लिए एलिजिबल है जिसका कॉर्निया स्वस्थ हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक व्यक्ति जब अपनी नेत्रदान करता है वो 2 लोगों को रोशनी देता है। तो आप जो है इस दुनिया में जब आए हैं मृत्युपरांत, और नेत्रदान का हमेशा मतलब मृत्युपरांत प्रतिज्ञा होती है। तो बहुत अच्छी बात है कि 2 लोगों को अगर हमारी ओर से, हमारी वजह से रोशनी मिलती है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो बहुत ज्यादा जागरूकता इस विषय में फैलाने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति इसके लिए मना या कोताही मुझे लगता है कि किसी की नहीं होगी। आज लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा समझते हैं इन चीजों को। और साउथ में या श्रीलंका में अगर हर तीसरे आदमी ने आई डोनेट किए तो जागरूकता का ही मुझे लगता है कि असर होगा। जी। सर, नेत्रहीनता कितना फीसद है भारत में और कितना फीसद उसका निवारण किया जा रहा है? कितने ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं ऐसे? क्या कमी है कॉर्निया देने वालों की या लगाने वालों की? जो प्रोसेस होती है, मशीनें होती हैं, वो कम है? देखिए, जब कभी हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट यानी नेत्रदान की बात करते हैं तो हमें स्वस्थ कॉर्निया प्राप्त होना वो पहली शर्त है। इसके लिए जो संसाधन है सरकारी तौर पे, अभी इतने बड़े देश में 500 आई बैंक होना ये बहुत ज्यादा नहीं है। हमें लग रहा है कि 500 आई बैंक काफी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ भी कुमाऊं क्षेत्र में पहला जो है सुशीला तिवारी अस्पताल में बैंक खुला है। तो यह जो है मांग बहुत पुरानी थी, क्योंकि यहाँ पर डोनर थे पहले से ही, काफी लोग जो रजिस्टर्ड थे। लेकिन उस वक्त जो है नियरेस्ट यहाँ पर स्वामी राम चिकित्सालय देहरादून हुआ करता था, जॉली ग्रांट हुआ करता था।
उसके बाद शायद ऋषिकेश में भी अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, या वहां पर एक छोटा बैंक है। और उसके अलावा पंतनगर विश्वविद्यालय के आई हॉस्पिटल में भी एक छोटा सा कलेक्शन बैंक है, जहां पर एट ए टाइम 6 आईज रखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से संसाधन जब बढ़ रहे हैं तो नेत्रदान की जागरूकता भी धीरे धीरे बढ़ेगी, और लोग जो है जागरूक जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों को पता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि नेत्रदान जो है वो मृत्युपरांत होता है। और दूसरी जो नेत्रदान की जो सबसे अच्छा विचार है वो हो पारिवारिक नेत्रदान, या कोई भी पारिवारिक शरीर दान जो है। कई लोग जो है शरीर को भी दान कर देते हैं मेडिकल में। तो उसी तरीके से नेत्रदान का एक सामूहिक विचार समय परिवार के सभी लोग करें, तो एक दूसरे के भावनाओं से जुड़े रहेंगे कि हम सब ने नेत्रदान किया है, हम आने वाले टाइम में हमारी आंखें फिर से जीवित रहेंगी दुनिया में। तो यह विचार सबसे अच्छा है। लेकिन सबसे जो एक चिंता करने वाली बात है कि देश में 60 लाख लोग जो है अपनी अच्छी कॉर्निया के लिए नेत्रदान का प्रतीक्षा कर रहे हैं, नेत्रदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हर साल 25 से 35 हजार लोग लगभग इसमें एड ऑन हो जाते हैं, यानी बैकलॉग पहले से ही बहुत बड़ा है। उसके अलावा जो है हर साल बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉर्निया दान देने वालों का और कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने वालों का जो उसमें है बहुत अंतर है, अनुपात है वो बहुत ज्यादा है। तो हर साल जो है एक बैकलॉग खड़ा होता चला जाता है। सरकार क्यों नहीं इस तरह का ढांचा एक तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से कई बार रास्ते में ही आंखें खराब हो जाती हैं। पहले तो ऐसा भी था, और कई बार चाहते हुए परिवार के लोग भूल जाते हैं। उसमें क्षण ऐसे होते हैं जब परिवार का कोई नियर डियर नहीं रहा होता है, तो लोगों को डिस्फिगरमेंट की भी चिंता होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अब जो है जब मूल आंख, प्राकृतिक आंख जब निकाली जाती है वहां पर, तो उसकी जगह पर एक प्लास्टिक की जो है झिर्री लगा दी जाती है, जिससे कोई डिस्फिगरमेंट बॉडी का नहीं होता है। तो ये भी एक लोगों में भ्रांति है। बहुत सारी चीजें मैंने जैसा बताया कि 60 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डोनर हैं? नहीं, ये इंतजार कर रहे हैं। ये तो बड़ी इनमें सबसे अच्छी बात, सबसे जो चिंता करने वाली बात है, वो ज्यादातर 20 साल से कम उम्र के लोग हैं, जिन्हें कुपोषण की वजह से जिनकी कॉर्निया खराब हुई है, विटामिन ए की कमी से कॉर्निया खराब हुई है, या जो गर्भजन्य दृष्टिहीनता भी कई बार कॉर्निया की होती है, या फिर कई तरीके इस तरीके की जो दृष्टिहीनता है वो मौजूद हैं। कई बार हम देखते हैं बच्चे जो है वो, और पहले जमाने में जो ट्रेकोमा हुआ करता था उसकी वजह से भी लोग, बुजुर्ग लोग जो है उनकी वजह से भी उनकी कॉर्निया कई खराब है। तो कई जो है मेडिकल कारण है, चिकित्सीय कारण है, जिनकी वजह से आंखें खराब होती हैं। उसी रेशियो में हम लोग नेत्रदान को इसीलिए पूरा पखवाड़ा डेडिकेटेड है। हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक सरकार ये कोशिश कर रही है कि प्रारंभिक रूप से अगर पता चल जाए कॉर्निया जन्य अंधता का, इसीलिए इस बार या हर बार ही बच्चों का नेत्र परीक्षण को प्राथमिकता देती है सरकार, कि कहीं ना कहीं जो है अगर कॉर्निया जन्य कोई बच्चा मिल जाता है तो उसे पहले ट्रीटमेंट यानी उसकी इलाज के लिए प्रयास किया जाए, न होते कम से कम उसे कॉर्निया उपलब्ध कराया जाए। जी। तभी इस बार भी सरकार का कहना है कि स्कूलों में जाकर ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाए जाएं। जी। तो सर, क्या नेत्रहीनता से बचने की कोई उपाय भी हैं? बिल्कुल, हमें जो है, क्योंकि निश्चित तौर पे इलाज से ज्यादा बेहतर इसका बचना है, किसी बीमारी से बचना है। तो हम सबसे पहले बचपन से ही अपने बच्चों को, सबसे पहले तो जब हम सुबह तो आंख धोते ही हैं बच्चों की, लेकिन हमें जो है जब भी बच्चा, अब तो बच्चा आउटडोर गेम नहीं खेलता है, फिर भी बहुत कम हो गया है आउटडोर गेम का, लेकिन पहले जब आउटडोर गेम खेलते थे, अभी बच्चे भी खेलते हैं, तो उस वक्त जो है आंखों, हाथ धोने के बाद आंखों पर छींटे मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी फॉरेन बॉडी वगैरह होती है, मिट्टी होती है, कोई चीज होती है, वो उससे निकल जाती है। ये एक मूल वो होना चाहिए। उसी तरीके से विद्यालय से लौटते समय बच्चों को बैग रखने के बाद निश्चित तौर पे आंखें पहले हाथ धोना चाहिए पूरी तरीके से साबुन से, फिर अच्छे स्वच्छ हाथों से आंखों का धोना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से गृहिणियों को, माताओं को, बच्चों के ये ध्यान रखना है कि हरी सब्जी की एक प्रचुर मात्रा जो है बच्चे पे जाए, यानी वैसे तो पूरे परिवार को जाए, लेकिन बच्चे पे ये खास ध्यान दिया जाता है
कि वो जो है हरी सब्जियों का और विटामिन ए के रूप में, जैसे इस फलों में पपीता, सेब और ये सब चीजें उसे प्रचुर मात्रा में दी जाएं। अब कई लोग जैसे अंडा वगैरह देते हैं जिससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है, लेकिन फास्ट फूड का थोड़ा सा कम वो किया जाए, क्योंकि फास्ट फूड से हम प्रोटीन तो ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी ले रहे होते हैं, लेकिन हमें उससे बहुत ज्यादा वैसा नहीं मिलता, कैलोरीज वगैरह नहीं मिलती। तो हमें जो है अपने पूरी तरीके से खान पान पर ध्यान देना है। विटामिन ए जो जनित सब्जियां हैं, फल हैं, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, वो सब प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी आंख। और दूसरा इसकी सुरक्षा का है, जैसे पढ़ने के मामले में ही अगर आप देखें, बच्चा जब किताब पढ़ता है या मोबाइल देख रहा होता है तो मोबाइल पर हाथ लगाए बगैर दूर रखे और दूर से ही देखे। ऑनलाइन अगर एजुकेशन हो रही है और पीछे से रोशनी आए, बिल्कुल अंधेरे कमरे में भी वो न उसे इस्तेमाल करे। और हमेशा पोस्चर या जेस्चर अच्छा रहे, कुर्सी और टेबल लगी रहे, सामने जो है एक निश्चित दूरी हो, जिसमें 10 से 15 सेंटीमीटर इस तरीके से इंच की दूरी हो, तो उससे जो है हम अपनी आंखों को बहुत सहेज रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से स्वाभाविक रूप पर बच जाएंगे। जी जी। और बाकी जो कुपोषित तबका है उसके लिए तो हम क्या ही कह सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हालात हैं। हाँ, नहीं, सरकार उसमें बहुत कुछ वो तबका कर नहीं सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आंगनबाड़ी में हमारे जो है जो बच्चे आते हैं उनके पोषण के लिए इवन जो मिड डे मील है जो विद्यालय में दिया जा रहा है, उसमें भी हर एक जो है पोषक तत्वों का ध्यान दिया जा रहा है। और उसी तरीके से आंगनबाड़ी में जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान दिया जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि जो राशन दिया जा रहा है गरीब, उसमें तो उसमें दाल का प्रचुर मात्रा में दिया गया इस तरीके से। तो निश्चित तौर पर, लेकिन हरी सब्जियों का जो सेवन है, और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती हरी सब्जियां, उन सब्जियों को, सीजनल सब्जियों को हमें सभी को लेना चाहिए। ये तो काफी जानकारी डॉक्टर एच एस बिस्ट हो गई है इस विषय पर, और उम्मीद है कि अभी सप्ताह के जाते जाते भी कुछ और चर्चा हम लोग करेंगे। जी अवश्य अवश्य। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तमाम लिसनर्स के साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अगर कोई क्वेरीज आपकी हो, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और आप नेत्रदान करें, ये बहुत एक अच्छा एहसास है कि हमारे मरने के बाद भी हमारी आंखों से कोई इस दुनिया को देख पाए। तो नेत्रदान हमें सबको करना चाहिए। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।